सबसे पहला वॉल पेन और यह पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद करना है तो यहाँ पर वॉल पेन या कि फाउंटेन पेन में एक शब्द लिखा हुआ है पेन, ठीक है, और पृष्ठीय तनाव में शब्द छिपा हुआ है पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पेज होता है। आपने देखा भी होगा कि लिखा रहता है पृष्ठ क्रमांक 12 या कि पृष्ठ क्रमांक 13, यानी क्या होता है कि पेज क्रमांक 12 या कि 13। तो पेज की बात हो रही है एक तरफ और दूसरी तरफ बात हो रही है पेन की। तो आपको पता है कि पेज में किसकी ज़रूरत पड़ती है लिखने के लिए? पेन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बॉल पेन या फिर फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे। क्यों? क्योंकि पृष्ठीय तनाव में पृष्ठ शब्द लिखा हुआ है। पृष्ठ का मतलब होता है पेज, और पेज पर पेन से लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर, जो कि अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। याद करना आसान है क्योंकि अन्योन में सब छिपा हुआ है अन्न, ठीक है। अन्योन, अन्न, अन्न मतलब अनाज की बात हो रही है। और ट्रांसफार्मर में एक शब्द छिपा हुआ है फार्मर। फार्मर मतलब किसान की बात हो रही है। तो अन्न कौन उगाता है? किसान उगाते हैं। तो आप ऐसे सिंपल से याद कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पे। क्योंकि अन्योन में अन्न शब्द छिपा हुआ है। अन्न मतलब अनाज, और अनाज कौन उगाता है? फार्मर यानी किसान उगाते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है द्रव चलित ब्रेक, जो कि पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। साथ ही द्रव चलित मशीन भी, यह भी पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। तो याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि द्रव चलित में द्रव का मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, और चलित मतलब चलने की बात हो रही है। यहाँ पर पास्कल को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं बाइसिकल। पास्कल, बाइसिकल, और आपको पता है कि जो बाइसिकल है वह लिक्विड से चलती है, अर्थात पेट्रोल से चलती है। और पेट्रोल क्या है? एक प्रकार का लिक्विड है। तो कह सकते हैं कि जो बाइसिकल है वह द्रव से चलती है। तो द्रव और चलने से द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित मशीन, और बाइसिकल से पास्कल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? पास्कल के सिद्धांत पर। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है हाइड्रोमीटर, जो कि प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लवन की जगह आपको कहीं कहीं आर्किमिडीज भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर प्लवन याद करते हैं। तो प्लवन में एक शब्द लिखा हुआ वन, वन मतलब जंगल की बात हो रही है। और हाइड्रोमीटर में सब छिपा हुआ है हाई डरो। हाई मतलब ऊंचा, और डरने की बात हो रही है, अर्थात ज़्यादा डरने की बात हो रही है। तो अगर कोई भी बंदा, जाहिर सी बात है कि वन में अकेले जाएगा तो क्या करेगा? हाई डर जाएगा, मतलब ज़्यादा वह डर जाएगा। क्यों? क्योंकि जंगल में अंधेरा भी होगा और हो सकता है बहुत सारे जीव जंतु भी हों जिनको उन्होंने देखा भी ना हो कभी, और ख़तरनाक जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि हाई डर जाएगा बंदा कब? जब वह अकेले वन में जाएगा। तो वन से प्लवन और हाई डरने से हाइड्रोमीटर। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्लवन के सिद्धांत पर, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं कहीं आपको प्लवन की जगह आर्किमिडीज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है वायुयान, जो कि बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि वायुयान का अगर संधि विच्छेद करें तो दो शब्द मिलेंगे। एक शब्द मिलेगा वायु, वायु का मतलब होता है हवा, और एक शब्द मिलेगा यान, यान का मतलब होता है वाहन। कुल मिलाकर कहें तो ऐसा वाहन जो कि हवा में चल सके या फिर हवा में उड़ सके, वही होता है वायुयान, ठीक है। और यहाँ पर बर्नौली में बा के बाद सब छिपा हुआ है रनौली, अर्थात रनली शब्द यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो यान होता है पहले वह रनवे में रन लेता है, अर्थात रन करता है, फिर वह वायु में उड़ान भरता है, सही है ना। क्या करता है? जो वायुयान है वह पहले रन ली, अर्थात रनवे में उसने रन लिया, और फिर उसके बाद वह क्या करता है? वायु में उड़ जाता है, अर्थात वायु में उड़ान भरता है। तो रनली से बर्नौली, और किसने रन ली? यान ने वायु में उड़ने से पहले, तो वायु, और यान से वायुयान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वायुयान किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे। क्यों? क्योंकि यान जो है वायु में उड़ने से पहले रनवे में रन ली और उसके बाद उसने उड़ान भरी, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है फुहारा, जिसको स्प्रेयर भी बोलते हैं, और यह भी बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो अगर आप फुहारा याद करना चाहते हैं तो आपको पता है कि फुहारे से क्या निकलता है? पानी निकलता है। और जब पानी ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पर फुहारे का पानी गिर रहा है, तो फिर वो क्या होगा? नाली के द्वारा बाहर निकाला जाएगा, है ना। अगर फुहारे का पानी ज़्यादा हो रहा है तो फिर वह नाली के द्वारा बाहर निकाला जाएगा। तो नाली से बर्नौली और फुहारे की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फुहारा किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर, ठीक है। क्योंकि फुहारे का पानी जब ज़्यादा होगा तो वह नाली द्वारा ही निकाला जाएगा। और अगर आप स्प्रेयर याद करना चाहते हैं तो स्प्रेयर में एक शब्द छिपा हुआ है प्रेयर या फिर प्रे।
प्रे का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना। और बर्नौली में सब छिपा हुआ है वर। वर का मतलब क्या होता है, वरदान। तो लोग प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वरदान चाहिए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मन में आरजू होती है, उसी को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रे करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो प्रे क्यों करते हैं, क्योंकि लोगों को वरदान चाहिए, तो वरदान में वर सब छिपा हुआ है और वर से बर्नौली, ठीक है। और प्रे से स्प्रेयर, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फुहारा या फिर स्प्रेयर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आगे की ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि मैं आपको हमेशा हेल्पफुल वीडियो ही प्रोवाइड करवाता हूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है परमाणु बम, जो कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद करना है तो परमाणु में सब छिपा हुआ है पर का मतलब क्या होता है, पंख होता है। और माणु में सब छिपा हुआ है मारूं, अर्थात मारने की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी व्यक्ति है जो कि उड़ते हुए पक्षी के पर में, पर मतलब पंख में, मार रहा है बम, ठीक है। पर में मारा क्या, बम मारा, तो अब पक्षी के पर क्या हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी पक्षी के पर में मारा जाए बम, तो बम जैसे ही फटेगा तो उस पक्षी के पर क्या हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, अर्थात टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो खंड से विखंडन अर्थात नाभिकीय विखंडन, और पर मारूं और बम से परमाणु बम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी पक्षी के पर में मारा जाए बम तो उसके पर क्या हो जाएंगे, खंड खंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है हाइड्रोजन बम, जो कि नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद करना है तो संलयन में सब छिपा हुआ है, लास्ट में सन के बाद लॉयन, ठीक है। संलयन, लॉयन मतलब क्या होता है, शेर होता है। और हाइड्रोजन में सब छिपा हुआ है हाइड्रोजन, यानी ज़्यादा डरे हुए लोग। क्यों डर रहे हैं ज़्यादा लोग, क्योंकि लोगों ने लॉयन को देखा है, अर्थात शेर को देखा है। तो शेर को देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि शेर उनको मार भी सकता है, इसलिए लोग क्या हैं, हाई डरे हुए हैं, अर्थात हाई डरे हुए हैं जन। क्यों, क्योंकि उन्होंने लॉयन को देखा है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, ठीक है। तो जो परमाणु बम था वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और जो हाइड्रोजन बम है वह किस पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है उत्तोलक, जो कि बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं इसका एक और पार्ट अपलोड करूंगा, जिसमें हम लोग जो भी बचे हुए पॉइंट है उनको कवर करेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं। उत्तोलक में सब छिपा हुआ तोलक, अर्थात तोलने की बात हो रही है। और बल आघूर्ण में सब छिपा हुआ घूर्ण, घूर्णन करना अर्थात घूमने की बात हो रही है। तो आपको पता है कि तौलने पर अगर किसी साइड बल लगाया जाए, ठीक है, दो साइड होते हैं, तो दोनों साइड में से जब एक साइड बल लगा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वह फिर घूम के दूसरे साइड वाला ऊपर चला जाता है। और अगर दूसरे साइड बल लगा दिया जाए तो फिर पहले साइड वाला ऊपर चला जाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि बल के आधार पर यह क्या करता है, घूमता रहता है। तो घूमने से अघूर्ण, और तौलना घूमता है तो तौलने से उत्तोलक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, ठीक है। तालाब या फिर नदी में तैरते समय गति का कौन सा नियम कार्य करता है, तो वह है गति का तीसरा नियम। याद करना है तो तालाब या नदी में तैरने की बात हो रही है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे तैरते बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे तैरते नहीं बनता। तो तैरने के लिए किसका उपयोग करते हैं, नाव का उपयोग करते हैं, है ना। नाव के ऊपर बैठे रहते हैं और नाव जो है वह पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो आपको पता है कि तैरने में एक गति तो कार्य करती है, क्योंकि बिना गति के इंसान एक ही जगह पर रह जाएगा, कहीं और नहीं जा पाएगा। लेकिन आप देखते होंगे कि तैरते समय लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, अर्थात गति कार्य करती है। और तीसरे को याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो नाव होता है वह किसका बना होता है, लकड़ी का। लकड़ी जो कि ट्री से प्राप्त होती है, और ट्री में एक शब्द छिपा हुआ है थ्री। तो थ्री से आप याद कर सकते हैं कि तालाब या नदी में तैरते समय गति का कौन सा नियम कार्य करता है, गति का तीसरा नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह करता है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। याद करना है तो अपकेंद्रण में आ के बाद सब छिपा हुआ है पके, अर्थात पके हुए शब्द की बात हो रही है। और वॉशिंग में एक शब्द छिपा हुआ है बासी। आपको पता है कि पकने का मतलब क्या होता है, जैसे भोजन जो है वह पहले तो कच्चा होता है, लेकिन आग में उसको क्या करते हैं, पका देते हैं। तो आपको ये चीज़ भी पता है कि कोई भी भोजन है वह बासी कब होता है, पकने के बाद।
ना कि जब तक कच्चा रखा हुआ है गेहूँ चावल तो वह बासी होगा दूसरे दिन, बल्कि जो पका हुआ भोजन है वह दूसरे दिन बासी होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि पकने के बाद कोई भी चीज़ है वह वासी होती है। तो वासी से वॉशिंग मशीन और पकने से अपकेंद्रण। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि फाउंटेन पेन और बॉल पेन किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पे। लेकिन साथ ही साथ जब पृष्ठीय तनाव ऑप्शन में नहीं आता है तो दो ऑप्शन और आ सकते हैं। एक केशिकत्व की क्रिया होती है और दूसरा होता है केपिलर की क्रिया। ठीक है। ऑप्शन में अगर ये नहीं होते तो तीन में से कोई होगा, या तो केशिकत्व होगा, या पृष्ठीय तनाव होगा, या फिर केपिलर की क्रिया होगी। तो आप इनको भी साथ में याद रखिएगा। और अगर आप केपिलर को याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पेन होता है उसमें कैप लगी होती है। तो पेन से वॉल पेन या फिर फाउंटेन पेन, और कैप से केपिलर की क्रिया। तो अब केवल आपको एक ही याद रखना है, क्या? केशिकत्व की क्रिया को। ठीक है। तो तीन ऑप्शन में से कोई ना कोई आपके सामने होगा। मैंने सोचा कि बता दूं, नहीं तो ऑप्शन में अगर ये दोनों आ गए तो फिर आप बोलोगे कि मैंने आपको गलत पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला पॉइंट है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। याद करना आसान हो जाएगा अगर आप समझते हैं कि स्टेथोस्कोप होता क्या है। नहीं समझते तो आपके सामने पिक है, आप देख के समझ रहे होंगे कि डॉक्टर जिसका उपयोग दिल की धड़कन को सुनने के लिए करते हैं वही होता है स्टेथोस्कोप। तो जाहिर सी बात है, दिल की धड़कन एक प्रकार की ध्वनि है, तो ध्वनि को सुनने के लिए डॉक्टर उसको उपयोग करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है एंडोस्कोप, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक की बात हो रही है और एंडोस्कोप में एक शब्द छिपा हुआ है, इंड। इंड मतलब अंत की बात हो रही है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको किसी झील या फिर समुद्र की गहराई को मापना है, तो जाहिर सी बात है जब आप उसके इंड तक पहुंच जाओगे, मतलब क्या कि आप उसकी पूर्ण रूप से आंतरिक यानी पूर्ण रूप से अंदर पहुंच चुके हो, तो उसका इंड आ गया है, तो वहीं तक उसकी गहराई है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब आप पूर्ण रूप से अंदर पहुंच जाओ किसी भी चीज़ के, तो वह उसका इंड है। तो इंड से एंडोस्कोप और पूर्ण रूप से अंदर पहुंच गए तो इंड हो गया। तो पूर्ण और अंदर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सिद्धांत। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि एंडोस्कोप किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोई काम इंड हो गया मतलब वह काम पूरा हो गया। आपको कोई काम मिला था या फिर कोई टास्क मिला था, आपने उसको इंड कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसको पूर्ण कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला है पेरिस्कोप, जो कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद करना आसान है क्योंकि पेरी में सब छिपा हुआ है, परी। और यहाँ पर प्रकाश की बात हो रही है, नहीं लाइट की बात हो रही है। तो अगर आपने कभी भी टीवी में देखा होगा, जो कि परी से संबंधित जो भी पात्र होते हैं, तो उनके आसपास जो लाइट होती है वह चमकती रहती है ना। जो भी पात्र बनाए जाते हैं या फिर जो भी एक्टर होते हैं, उनके आसपास लाइट हमेशा चमकती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि वे परी के पात्र में होते हैं। तो परी से पेरिस्कोप और लाइट यानी प्रकाश की बात तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है रॉकेट, जो कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद करना आसान है क्योंकि रॉकेट में दो शब्द लिखे हुए हैं, एक रॉक जिसका मतलब होता है चट्टान, और दूसरा शब्द लिखा हुआ है कैट। कैट मतलब बिल्ली। यानी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चट्टान बिल्ली के ऊपर गिरने वाली, यानी कोई रॉक कैट के ऊपर गिरने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर देखोगे कि कोई रॉक कैट के ऊपर गिरने वाला है तो आप उस बिल्ली की रक्षा करोगे, यानी उसका संरक्षण करोगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है कि डिटर्जेंट पृष्ठ को किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? तो वह करते हैं पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। तो यहाँ पे डिटर्जेंट पृष्ठ में भी पृष्ठ शब्द लिखा हुआ है, पृष्ठ तनाव में भी पृष्ठ शब्द लिखा हुआ है, तो दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डिटर्जेंट पृष्ठ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। यानी जो डिटर्जेंट पृष्ठ होता है उसको किस सिद्धांत पर साफ करते हैं? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पनडुब्बी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह करता है प्लवन के नियम पर। जब आपके सामने प्लवन का नियम ऑप्शन में नहीं होता है तो प्लवन की जगह क्या होता है? हमेशा आर्किमिडीज। ये चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। अगर प्लवन का नियम नहीं होगा तो उसकी जगह पे क्या लिखा होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो फिलहाल यहाँ पे प्लवन याद करते हैं क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही दिया हुआ होता है। तो पनडुब्बी में सब छिपा हुआ है पानी और डूबी, यानी कोई भी स्थान है वह पानी से डूबने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आप अब उस स्थान पर नहीं रुकोगे बल्कि वहाँ से क्या करोगे?
पलायन करोगे। यानी पलायन का मतलब क्या होता है, उस स्थान से चले जाना, उस स्थान को छोड़कर चले जाने का मतलब है पलायन करना। तो अगर कोई स्थान पानी में डूबने वाला है तो लोग वहाँ जो भी हैं सब पलायन कर जाते हैं दूसरे स्थान को। तो पलायन से प्लवन का नियम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पनडुब्बी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्लवन के नियम पर। ठीक है, अब अगला पॉइंट है डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। तो डायनेमो में सब छिपा हुआ है डायन, ठीक है, डायन यानी भूत पिशाच वाली बात हो रही है, और विद्युत में सब छिपा हुआ है धुत। तो आपको पता है कि डायन को तांत्रिक कैसे भगाते हैं, धुत धुत कर कर। ठीक है, किसी को भगाना हो तो धुत करते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि डायन को जो तांत्रिक होता है वह धुत धुत करके भगा देता है, तो या फिर धुआं धुआं करके भगा देता है। ठीक है, तो फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है द्रव चलित यंत्र में, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक या फिर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक, यहाँ पे जो भी हाइड्रोलिक से संबंधित है तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, पास्कल के नियम में। तो याद करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि जो बाइसिकल है वह किससे चलता है, लिक्विड से यानी पेट्रोल से। ठीक है, बाइसिकल से पास्कल। तो सिंपल से हम लोगों ने इस तरह से याद किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को याद किया। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आपके सामने जो भी सही ऑप्शन आपको समझ में आए तो वह चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। और अगला क्वेश्चन है कि जो पेरिस्कोप है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।